हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर फ्लाइट। आप सभी लोग जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का इस बार के लिए वैकेंसी आया हुआ है और 21 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आईबीपीएस क्लर्क की इस बार की आसाम की वैकेंसी को देख के मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत तुम्हारा हुनर जाएगा और नए खेवैयों ये ना समझो कि नदी का पानी उतर जाएगा। क्योंकि देखिए अब ये पानी उतरने वाला है नहीं, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वैकेंसीज कम होते जा रही हैं। तो बात तो सही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी और तब मैं तैयारी करके सिलेक्शन लूंगा, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको अपने हुनर को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि कम वैकेंसीज में भी आपका सिलेक्शन हो। तो ऐसे में हमने करियर फ्लाइट ने अपने व्यूअर्स के लिए और आप लोगों के लिए एक खास गेस्ट और ऐसे ही हुनरमंद एक गेस्ट को बुलाया है जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। और न केवल सफलता प्राप्त की बल्कि इनका कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा भी रहा। और इनमें इनके बारे में खास बात एक ये भी है कि इनका अभी कैनरा बैंक में काम करते लगभग 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल हो गए हैं। तो थोड़ा सा आप अपना ये एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि बैंक में कैसा हम इनका एक्सपीरियंस रहा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना कीमती समय हमें देने के लिए और करियर फ्लाइट के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हम इनको बधाई देते हैं और आसाम की इस जीआई टैग वाला ये गमछा इनको वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे और पहला सवाल देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया और कब आपने इस तैयारी के बारे में सोचा? क्या पहले से सोचा था या बाद में? फिर कैसे तैयारी शुरू हुई और इसके बारे में हमें बताएं। जी, मैंने अपना ग्रेजुएशन 19th में कंप्लीट किया और मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स ऑनर्स। उसके बाद पहले तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यही करना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और उस समय मेरे बहुत सारे दोस्तों का जॉब होने लगा, तब मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने बैंक का देखा कि इसका बहुत ही मतलब एक तो ट्रांसपेरेंट है, बहुत कम टाइम लगता है। आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो विदिन 6 मंथ आपका जॉब फिक्स है। तो मैंने तब सोच लिया कि हाँ, मुझे भी बैंक के लिए ही करना चाहिए और मेरा चूँकि सब्जेक्ट भी मैथ था तो मुझे इसमें थोड़ा हेल्प मिलता। अच्छा, तो इस तरह से 2019 में आपने अपनी तैयारी शुरू की। तो फिर हमें बताएं कि आपका ये सफ़र कब तक चला, कब आपको सफलता मिली? पहला एग्जाम आपने कौन सा दिया? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में कि पहला एग्जाम कौन सा आपने दिया, फिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, थोड़ा बताएं। जी, मैंने अपना जब स्टार्टिंग किया था तो जून में आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था और वही देख के मुझे लगा कि मुझे भी बैंक का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसका जब मैंने सिलेबस देखा तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती थी, जैसे कि रीजनिंग है। तो बैंक का एग्ज़ाम में रीजनिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत तो लेकिन मुझे पहले समझ नहीं आया कि मुझे इसका प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे मैंने उसमें अपना बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा और अपना बेसिक बहुत सारा चीज़ें क्लियर किया। और जून में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में उसका एग्ज़ाम था। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम आरआरबी का था। मैंने उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसका कट ऑफ था 47, मेरा आया था 39। तो थोड़ा सा के लिए मेरा नहीं हुआ, लेकिन तब तक मैं समझ गई थी कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने आगे अपना और भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया। तो जो आपने 2019 में तैयारी शुरू की, तो यानी 2020 में आपने पहला, 2019 में तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2020 में आपने पहला एग्जाम दिया होगा? नहीं, 2019 में। अच्छा, हाँ। 2019 में पहला एग्जाम दिया और 2020 मेरा जून तक हो गया था कंप्लीट। अच्छा, अगस्त में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था 19th में। तो 2019 के किसी एग्जाम में आपको सफलता ऐसे नहीं मिली? बहुत सारे एग्जाम हम दिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से थोड़ा मार्क्स के लिए रह गया था। अच्छा। और उसमें गलती होता है ना कि आप जब तैयारी करते हैं और आपके पास मैं सेल्फ स्टडी उस समय कर रही थी, तो मैंने कोचिंग का कोई हेल्प नहीं लिया था। कोचिंग हेल्प लेने सबको पता होता है कि आपको कहाँ कितना एफर्ट देना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं था, तो मैंने बहुत सारा मिस्टेक्स भी किए। मुझे बहुत सारा चीज़ हम ऐसा पढ़े जो मुझे उस समय नहीं पढ़ना चाहिए था। प्रीलिम्स के लिए आपका करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने उस समय स्टार्टिंग में करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर दिया, तो और इसलिए मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर उसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना ज़्यादा एफर्ट करंट अफेयर्स पे देती थी। अच्छा।
बिल्कुल। तो 2019 में आपने एग्जाम्स दिए, उनसे सीख ली और आपको ये लगा कि अगर प्रॉपर गाइडेंस होता तो शायद उस बार ही आपका सफलता मिलती। तो 2020 के एग्जाम में यानी आपको सफलता मिली। तो चलिए, अब आपको सफलता मिली, उससे पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे 2019 में आपको जब ये आपके मतलब नेगेटिव दौर रहा होगा, आपको असफलताएं लगातार मिली होंगी कुछ एग्जाम्स में, तो फिर उससे आगे बढ़ते हुए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, अपने स्ट्रेटजी में क्या इम्प्रोवाइज किया? और मैं सब्जेक्ट वाइज एक्चुअली जानना चाहूंगा कि जैसे आप तो बीएससी मैथ ऑनर्स हैं, तो मैथ तो आपका थोड़ा स्ट्रांग ही रहा होगा, पर बाकी सब्जेक्ट्स में किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बना के काम किया? अगर आपसे मैं रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश की, तो इस पर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा हमें, हमारे व्यूअर्स को स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। जी देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैंने अपना गलती किया था कि मैंने करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया। बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, और इसकी वजह से मैंने बहुत सारा प्रीलिम 19 का जितना भी एग्ज़ाम दिया, मेरा किसी में भी प्रीलिम में क्लियर नहीं हुआ था। मतलब सारे प्रीलिम्स मेरा 4-5 मार्क्स के लिए ऐसे रह गए थे, नहीं हुए थे। फिर मैंने जब 20th आ गया, तब मैंने सोचा कि मुझे अपना मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे उसे एनालाइज करना पड़ेगा। तब मैंने देखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग जैसा है मैथ, रीजनिंग में भी अच्छा कर लेती थी। करंट अफेयर को उस समय मैंने छोड़ दिया। इंग्लिश भी ठीक ठाक था, लेकिन मैथ में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे कि आपका उसमें सिंप्लीफिकेशन होता है, उसमें आपका अरिथमेटिक का अलग एक पोर्शन होता है। तो मेरा मैथ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मेरा अरिथमेटिक उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। क्योंकि उसका आगे 10th के बाद उसका ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो मेरा बहुत ही वीक था। लेकिन मैंने फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वहाँ कैरियर फ्लाइट का भी बहुत सारा, मतलब वहाँ पे टीचर हेल्प करते हैं, तो मैंने उनका सहारा लिया और उनका बहुत सारा वीडियो देखकर, और उसमें मैथ में जैसे अलग अलग चैप्टर हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं, रेशियो आप कर लेते हैं, तो ये आपकी हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा। वो चाहे सिंप्लीफिकेशन हो या फिर डीआई हो या फिर अरिथमेटिक हो, कुछ भी, और कैसलेट हो। तो मैंने उसका जाके वीडियो देखा और वहाँ से मैंने परसेंटेज सीखा, फिर अब प्रॉफिट लॉस ये हुआ, रेशियो हो गया, कुछ कुछ चीज़ें जो हर जगह एप्लीकेबल है, हाँ, उसका मैंने वहाँ से जाके उसको स्ट्रॉन्ग किया। और मैथ में मैंने बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि एक मैथ ऐसा एक चीज़ है, आप उसको अगर ठीक करते हैं तो उसकी वजह से आपका रीजनिंग पे भी उसका असर होता है, उसकी वजह से आपका रीजनिंग भी अच्छा होता है जी। तो मैंने मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, रीजनिंग को ठीक किया, बस यही। अच्छा, तो इस तरह से आपने इम्प्रोवाइज किया। अच्छा, अगला तो जो उसके बाद जब 2020 के एग्जाम्स आने लगे, तो 2020 के एग्जाम्स में जैसे सबसे पहला आपका एग्जाम एसबीआई का रहा होगा, तो उसमें आपको फिर प्रीलिम्स का जो ये एक फोबिया हो गया होगा कि लगातार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो इससे फिर क्या, किस तरह से आगे बढ़ा, बातें किस तरह से हुई? थोड़ा 20 का जब एग्जाम, जब फॉर्म्स आने लगे, एसबीआई का सबसे पहले आया, तो मैंने अपना मतलब बेसिक तो सारा क्लियर कर लिया था, और उसके बाद मेरा प्रीलिम्स ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में निकल गए। प्रीलिम्स में मैंने कहीं भी मतलब नहीं फंसी, और मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स निकले। लेकिन आगे वही फिर प्रॉब्लम हो गया कि मैंने करंट अफेयर पूरा ही छोड़ दिया था। अच्छा। तो फिर मुझे उधर करंट अफेयर में चल के प्रॉब्लम होने लगा। उसके वजह से मेरा नहीं एसबीआई का मेंस जो है 4 मार्क्स के लिए वो रह गया था, वो हुआ नहीं था। अच्छा। और आरआरबी का भी दोनों ही एग्जाम मेरा निकल गया था, पीओ और क्लर्क, लेकिन वही मेंस में चल के रीजनिंग के लिए नहीं हुआ था। करंट अफेयर की वजह से ये हो जाता है, क्योंकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ये भी इस बात को मानेंगे कि जब आप प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो जाते हैं तो करंट अफेयर कहीं ना कहीं छूटने लगता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के पेपर में तो करंट अफेयर देखते नहीं है, और फिर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद जो मेंस का टाइम होता है वो चूंकि इतना कम होता है कि उसमें वो 6 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कर पाना मुश्किल है। तो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी से इस बात को समझना शुरू करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉब हो, इसी साल हो, तो आप क्या करिए कि करंट अफेयर को तो छोड़िए ही मत, उसको साथ में लेके चलिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि करंट अफेयर पे ही बिल्कुल अब बस जाइए कि प्रीलिम्स ही ना निकले, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, ऐसा हमारे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट भी बता रही हैं। तो चलिए अब इनसे और बातें करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम आपका पास आ जाता है, क्योंकि अब जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं उनका एग्जाम, अभी तो फॉर्म आ गया अगस्त में, जुलाई में, अगस्त में एग्जाम होने वाला है, अगस्त के लास्ट तक एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का।
तो जो ये 2 महीना है इसमें एग्जाम अगर उनको निकालना है तो इसके लिए थोड़ा एक कंसाइज स्ट्रेटजी बताइए कि जिससे जो आपने फॉलो किया और जो लास्ट के 2 महीने में हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से। जी देखिए, अगर कोई मतलब बेसिक्स फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन को, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले अपना देख लीजिए कि आप कहाँ स्ट्रांग हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है। आपका जो वीकनेस है आप उसको नॉर्मल लेवल तक लाइए, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो कर भी नहीं सकते। जब आपका वो वीक है तो कर भी नहीं सकते, आप थोड़ा उसको नॉर्मल लेवल तक लाइए। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाइए, बहुत स्ट्रांग कीजिए, वही आपको हेल्प करेगा। आपका हर चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है, 4 चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, आप चारों में अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपका कुछ चीज़ वीक होगा ही और कुछ बहुत अच्छा होगा, तो जो बहुत अच्छा होगा उसको बहुत अच्छा कीजिए। मेरा जैसे था कि रीजनिंग ठीक ठाक था, लेकिन मैंने अपना मैथ को बहुत स्ट्रांग किया। मेरा अरिथमेटिक खराब था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने उसको बहुत स्ट्रांग किया। फिर मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, तो मैंने उसको उसी लेवल तक छोड़ दिया था। उसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट देने से कुछ समझ में भी नहीं आता है, वो ज़्यादा होता भी नहीं है। आप अगर आप इंग्लिश मतलब क्या बोले उसको, अनप्रेडिक्टेबल है, तो क्या होगा नहीं होगा उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन मैथ है, अगर आप उसमें एफर्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट दिखता है उसमें। जी, आप उसमें अगर कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, आप तो क्वेश्चन आएगा, आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो सीखा वो मतलब अप्लाई हम किए और उसका रिजल्ट आया। तो आप कुछ चीज़ें ऐसा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप उसको अच्छा कीजिए। और स्टार्टिंग में तो बस आप पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, बेसिक जो भी कंसेप्ट है। और बैंकिंग के लिए ट्रेडिशनल कंसेप्ट काम नहीं आता है, ये बहुत खास बात आपको शॉर्टकट थोड़ा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बहुत सारा चीज़ें मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, जैसे टेबल है तो आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है और बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें और ये इतने सिंपल चीजें होती हैं कि सब लोग कर सकते हैं। तो अगर टाइम लिमिट में करना है तो कुछ आगे आपको परसेंटेज का वैल्यू होता है, रेशियो का वैल्यू होता है, आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और स्टार्टिंग में तो बस आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, आगे जब आपका एग्जाम सामने आ जाता है तो बस आप डेली टेस्ट सीरीज बनाइए। टेस्ट सीरीज बहुत, वही मैं आपसे इसी पर बात करने वाला था कि मॉक के लिए, चूंकि मॉक एक एग्जाम का बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी तैयारी में, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन में अपीयर करने वाले, तो मॉक में आप कैसे लगाती थी, जैसे मॉक कितने लगाती थी रोज और एनालाइज उसको किस तरह से करती थी, इस पर थोड़ा हमें, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो लड़के भी अब मॉक लगाना शुरू करेंगे अगस्त से, तो आप इस पर थोड़ा हमें बताएं। आप पहले जब टेस्ट आप शुरू करते हैं तो आप टेस्ट सीरीज आराम से पहले दे लीजिए, एक टेस्ट सीरीज दे लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप किस में कितना बनाए हैं, आपका कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, आप उसको एनालाइज कीजिए। उसके बाद आप एक अगर टेस्ट देते हैं तो उसको कम से कम 3-4 घंटा बैठ के आप एनालाइज कीजिए। उस क्वेश्चन को देखिए कि आपको क्यों ये छूट गया, अगर ये गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ, अगर ये सही भी हुआ तो क्यों सही हुआ, मैंने यहाँ पे क्या एफर्ट दिया था। आप जब ये सब चीज़ें करेंगे तब जाके आप नेक्स्ट जो टेस्ट देंगे उसमें आप मतलब इम्प्रूव कर पाएंगे। तो टेस्ट बहुत हेल्प करता है। और स्टार्टिंग में तो मैं ये कहूँगी कि आप जब टेस्ट देते हैं तो उस समय ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि मेरा के लिए मतलब मैंने ये नहीं सीखा, मैंने वो नहीं सीखा, मैं टेस्ट कैसे दूंगा, वो सब मत सोचिए। आप बस टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, देखिए आप कहाँ पे क्या मतलब आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसको ठीक कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, हो जाएगा। अच्छा, ये तो मतलब आपकी टेस्ट की स्ट्रेटजी थी, जिसमें आपने ये बात सही कहा कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करना होता है। हमें ये समझना होता है कि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो किस तरह से सोच रहा है। आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो तो ठीक है, पर वो किस तरह से सोच रहा है ये आप कब समझेंगे, जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपने कहाँ गलती की और आपने कैसे सोचा और एग्जामिनर ने कैसे सोचा था। तो ये तो बात जरूरी है। अच्छा, तो टेस्ट की बात हुई, आपकी स्ट्रेटजी आपने बताई कि स्ट्रॉन्ग जो आपका है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो वीकनेस है उसको पकड़िए। और ये सब देखिए ऐसी बातें हैं जो हर लोग कहते हैं और सब जानते भी हैं, क्योंकि आप सब भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये बात तो मानेंगे कि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं इन चीज़ों को कि कैसे करने से, मेहनत करने से तो अच्छा होता है, पर वो मेहनत किया कैसे जाए। तो थोड़ा जो आपने अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखा इस तैयारी के दौरान, जो आपका ये लगभग 1.5 साल की पीरियड रहा, तो इसमें बहुत बार अप डाउन भी आया होगा, तो
इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि डिसिप्लिन थ्रू आउट कैसे डाउन्स तो आते ही हैं। और स्टार्टिंग में जब मेरा प्रीलिम नहीं निकला, 6 मंथ मैंने बहुत सारे 6-7 एग्जाम दिए, किसी में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे बस का चीज़ नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पूरा इंडिया में एग्ज़ाम होता है, इतने कम सीट होते हैं, तो मेरा इम्पॉसिबल है होना। लेकिन फिर डिमोटिवेटेड होती थी, फिर लेकिन लगता था कि नहीं, करेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। और जब मार्क्स देखते थे कि हाँ यहाँ पे मेरा ये अच्छा हो रहा है, तो जहाँ अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा अगर हम एफर्ट देते हैं तो भी अच्छा होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो एक दिन हो जाएगा। तो मैं इसलिए पहले डिमोटिवेटेड होती थी, लेकिन बाद में मैंने वो सब सोचना छोड़ दिया कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं बस ये करती थी कि मेरा जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करती थी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। अच्छा। और जो ये डिसिप्लिन की बात मैं कह रहा था कि जैसे बहुत सारा आप जानते हैं डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे बैठ के ये वीडियो देखेंगे, उनको आप कुछ ये बताएं कि आप मतलब आपका रूटीन कैसा था, आप डेली मतलब जो ये 1.5 साल में आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाया था। डिसिप्लिन तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, या फिर आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं, आप खुद को बहुत सारी चीज़ों से रोक लेते हैं। तो मैंने जब इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैं तब मेरा फेसबुक था, व्हाट्सअप था, इंस्टा था, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे इनको, मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे रोक रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, जो अभी तक मेरा डीएक्टिवेटेड ही है। मैंने उसके बाद फिर लॉगिन ही नहीं किया। इंस्टा मैंने अपना डिलीट कर दिया। व्हाट्सअप फैमिली ग्रुप है तो इसलिए वो ज़रूरी था, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती थी। बस तो इस तरह से मतलब आपने जो डिस्ट्रैक्शन थे उनको अवॉइड करना शुरू किया, और ये हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है भी। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बाहर रहती थी, मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊं, अपने व्यूअर्स को बताऊं कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है करियर फ्लाइट, ये इनके ब्रांच से मतलब जहां भी इनकी पोस्टिंग थी उससे 100 मीटर की दूरी पर है। जो लोग ये वीडियो देखते हैं और ये हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास रहते होंगे चांदमारी में, वो जानते होंगे कि चांदमारी का जो केनरा बैंक ब्रांच है उसमें ये पोस्टेड थी, और बहुत दिनों वहाँ जो असम ट्रिब्यून में इसका केनरा बैंक का ऑफिस है, वहाँ पर इन्होंने बहुत दिन तैयारी मतलब काम किया है। तो चलिए, इस तरह से तो कुछ हमने सीरियस बातें की, अब हम थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स कुछ बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले तो ये बात कि जब जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस दिन के बारे में थोड़ा बताया। उस दिन जो जब आपकी ये मेहनत और ये 1.5 साल जो आपने लगभग लगा दिए थे, तो इसका जब रिजल्ट आया तो उस दिन आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, उस दिन के बारे में थोड़ा बताया। जी, रिजल्ट का डे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, तो उसमें जिस दिन नहीं होता था उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो जब ये एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि होगा। हाँ, एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था, तो लगता था कि शायद हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी कि होगा ही, और इसलिए मैंने रिजल्ट देखा भी नहीं। मैं इतना डरी हुई थी कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा मुझे, तो इसलिए मैं नहीं देख रही थी। फिर मेरे भैया हैं, तो उनके पास मेरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब था, तो वो देखे, वो मुझे बताए नहीं। वही मतलब जिस दिन रिजल्ट आया तो हमेशा अपडेटेड रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो वही देखे। और मैं उस समय किचन में थी, किचन में खुद के लिए चाय बना रही थी, तो देखे तो बोले कि अरे प्राइसा तुम्हारा तो हो गया। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा हो जाएगा। तो हम बोले अरे मत मजाक करो, मेरा इंसल्ट कर रहे हो क्या? फिर बोले अरे नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में तुम्हारा हो गया है। तो हम जाके देखे तो उसमें सही में लिखा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि वो शायद एडिट किए। फिर मैंने खुद से चेक किया, तब मुझे तब लगा कि हाँ हो गया है, तो मैं बहुत खुश हुई। फिर घर पे वीडियो कॉल, माँ के पास कॉल किए तो पापा घर पे नहीं थे, तो मैंने बोला कि पापा को जल्दी बुलाओ, तो फिर पापा को बुलाई। फिर मैंने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे जब मैं उनको बताई, वो लोग बहुत खुश हुए, उनके आंखों में पूरा आंसू आ गया खुशी से। तो वो जो एक बहुत ही मेमोरेबल मतलब टाइम था मेरे लाइफ का अभी तक का, बहुत ही मतलब मेरे घर में सब कोई बहुत खुश हुए, उनको सबको बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ लड़की गवर्नमेंट जॉब निकाल ली। ये तो है, और ये बात सच भी है कि जब आप
अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो आपके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और ये जितने लोग हमारे एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बस इस एक दिन के बारे में अगर सोचते रहें तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और आपको पढ़ने का मन करेगा, जो ये एक दिन के बारे में अभी आपने इनसे सुना। तो ये तो बात हुई, आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, थोड़ा सा और जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ज्वाइनिंग में जब हम जाते हैं तो ज्वाइनिंग में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे क्या माहौल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, थोड़ा इन सब के बारे में बताएं। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना भूल जाते हैं, कुछ चीजें गलतियां हो जाती हैं, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट जिसका है, वैसे आपका तो जनरल से था, पर फिर भी जो ज्वाइनिंग के दिन आप देखे होंगे बहुत सारे लोग और भी आए होंगे, तो उसमें थोड़ा बताएं कि उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं और लड़कों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, फॉर्म के आप फिलअप जब करते हैं आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल होना पड़ता है। जैसे मेरा ही मिस्टेक एक हो गया था, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मेरे कंप्यूटर में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम होगा, मैंने तो सही किया था लेकिन मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डेट चेंज हो गया था। अच्छा। वो हुआ नहीं था ठीक से। तो उसमें मैंने उसके बाद मैंने देखा भी नहीं, बस उस समय लगता नहीं है ना कि होगा कि नहीं होगा, तो लगता है कि बस अभी पहले पढ़ाई तो कर, फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म बाद में देखेंगे सब क्या प्रॉब्लम है। नहीं, उसमें हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक है। हम जब, और ये मतलब ये सिर्फ फॉर्म का बात नहीं, आप ये पूरे लाइफ का चीज़ का है। आप हर जगह जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो आप बस उसी को फोकस कीजिए, हर काम को बहुत ही मन से और बहुत सही तरीके से करना चाहिए। तो मेरा वहाँ मिस्टेक हो गया था। तो फिर मैंने जब, लेकिन ये है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको टाइम देते हैं, किस टाइम तक आप ठीक कर लीजिए अपना जो भी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैं जैसे घर से बाहर थी तो मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, और मतलब मेरे सारे सर्टिफिकेट घर पे ही थे, कुछ चीज़ें मेरे पास थी। तो जिस दिन ज्वाइन हुआ मैं लेके गई तो वो लोग बोले कि नहीं आपको सारा सर्टिफिकेट लाना होगा। वो लोग मुझे टाइम दिए, मैं उस टाइम तक ले जाके उनको फिर सबमिट कर दी थी। तो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर कुछ ये होता है तो आप, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का था इसके लिए फिर क्या करना है? उसके लिए मैंने एफिडेविट कराया। अच्छा, एफिडेविट करा के आप सबमिट कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर भी लेकिन जो लोग फॉर्म भर रहे हैं थोड़ा सावधानी जरूर रखें। वैसे तो वो लोग सपोर्टिव होते ही हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद क्या है, वो लोग भी समझते हैं कि ये जॉब निकालना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। और एक बच्चा जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का मतलब प्रेशर होता है। हाँ। फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है, खुद का भी एक होता है, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारे होते हैं। और होगा नहीं होगा ये एक अलग चीज़ है कि नहीं होगा तो फिर क्या इतना मेहनत करना। तो इसलिए वो लोग समझते हैं और टाइम भी देते हैं, लेकिन हाँ, काम अच्छा से ही करना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो ये सब तो बातें हुई। अब थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग भी बैंक के एस्पिरेंट है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो ये तो जानना जरूर चाहते होंगे कि बैंक में अंदर जाने के बाद वहाँ पे कैसा लाइफ रहता है, आपको कैसा फील होता है, सपोर्टिव है नेचर वहाँ का कि कैसा किस तरह से है। तो थोड़ा आप, क्योंकि खुद 1.5 साल लगभग है कैनरा बैंक में, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बैंक में आपकी एक्सपीरियंस अभी तक कैसे रही। मैंने जब ज्वाइन किया था तब मेरा ज्वाइनिंग कोलकाता में हुआ था। ट्रेनिंग, मतलब मेरा ट्रेनिंग कोलकाता हुआ था। तो ट्रेनिंग टाइम तो बहुत मस्ती होता है, उसमें सिर्फ मस्ती ही होता है। वहाँ पे स्टाफ पहले आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उस समय लोग आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि आप ब्रांच में जाके ही आप डेली कस्टमर देख कर ही बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपको बस बेसिक कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और पूरा मस्ती उस समय आपको कराया जाता है। वो मस्ती कराना जरूरी भी होता है क्योंकि बैंक में बहुत प्रेशर होता है काम का। तो आपको वहाँ थोड़ा सा मस्ती दिया जाता है कि तुम कर लो, यहाँ आगे चल के तो तुमको काम करना ही है। फिर लेकिन जब बैंक में भी जाने के बाद वो ट्रेनिंग होने के बाद साथ साथ ज्वाइनिंग हो जाता है। तो फिर ज्वाइनिंग मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था तब स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली है। वो लोग मुझे हर जगह हेल्प करते हैं, अभी तक अभी भी मुझे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बहुत हेल्प करते हैं। और मतलब एक फैमिली जैसा हो जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ रहने के लिए घर चाहिए, तो आपको सोचना नहीं है, लगता है पूरा बैंक ही आपका फैमिली है। वो सबको ही आपको इतना सपोर्ट करते हैं, वो आपके लिए घर खोज देंगे, आपके लिए हर काम कर देते हैं। हाँ। जी, एक फैमिली का तो वो माहौल हो जाता है। अच्छा, और वैसे बैंक में मतलब एक, जैसे हम लोग बैंक में देखिए, आप अगर बैंक का जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक हेल्दी लाइफ आपको मिलेगा। जैसे उसमें तो मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है बैंक जॉब का 10 to 5 मेरा जैसे टाइमिंग है। टाइमिंग बहुत अच्छा तो है। हाँ, ये टाइमिंग मुझे बहुत सही लगता है कि आप अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस कर सकते हैं। जी।
बैंक आपको बहुत सारा लीव्स देता है, प्रिविलेज लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया, सिक लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, बहुत सारा लीव्स हैं, तो आपको ये सब मिलता है। आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो भी आपको सोचना नहीं है, बैंक का बहुत सारे होटल्स के साथ आपको टाई अप है। अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया उसके लिए भी सोचना नहीं है, बैंक का बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। तो आप कहीं भी जाएंगे बहुत ही सेफ मतलब फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं किसी मतलब बड़े घर का इंसान हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे फैसिलिटी मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बड़ा है भी परिवार, जब गवर्नमेंट ही जॉब है तो अब सरकार से बड़ी क्या है। तो ये मतलब बैंक में जाने के बाद अच्छा ही आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा और काफी ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा अंत की तरफ चलते हैं। मैं आपसे और एक चीज़ कहेंगे कि जैसे आप बैंक के जॉब करें अब बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाते हैं आपको, मतलब ये होटल्स हैं और हॉस्पिटल्स तो मिलते ही हैं, आपको कोई भी लोन जैसे चाहिए तो ये सब सोचना नहीं पड़ता है। हाँ। आपको होम लोन चाहिए इंस्टेंट मिलेगा, कार लोन चाहिए इंस्टेंट मिलेगा। आपको अगर आप स्टाफ है तो आपको कभी भी किसी अगर इमरजेंसी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो रहता है, बैंक आपके फाइनेंशियली आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देता है। तो ठीक है, तो इस तरह से अब हम खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार IBPS क्लर्क का एग्जाम देंगे, उनसे आप अगर आप थोड़ा मतलब बताना चाहें कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए आपका मैसेज जो है वो थोड़ा आप बताएं। देखिए कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी करता है तो होने और नहीं होने में बस इतना ही मतलब फर्क होता है कि जिसका होता है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है और जिसका नहीं होता उसको पता सब कुछ होता है कि हाँ रीजनिंग पढ़ना है, करंट पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, लेकिन वो लोग एफर्ट कम देंगे, थोड़ा TV देख लेंगे, थोड़ा व्हाट्सअप चला लेंगे, तो ऐसे करके नहीं होगा। आपको अगर आप 4-5 मंथ इन सब चीज़ों से कट के आप अपना से पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। बस प्रॉब्लम यही हो जाता है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, लगता है अच्छा चलो कल से करेंगे, अच्छा चलो परसों से करेंगे। ये चीज़ें हमें रोकना होगा इस चीज़ों को, और अपना बेसिक क्लियर कीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट आपको बहुत हेल्प करता है। जी ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना हमने आपके लिए, अब देखिए इस तरह से जो हमारा ये इंटरव्यू का सिलसिला है ये आपके लिए इसलिए हमने डिजाइन किया है कि जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं जो लोगों ने इन एग्जाम्स में सफलता प्राप्त की है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो लोग कैसे होते हैं। लेकिन आप आज इनसे बात करके, आज इनकी बातों को सुन के आपको लगा होगा कि बिल्कुल हमारे और आपके तरह नॉर्मल लोग ही अपना थोड़ा सा मेहनत करके जॉब ले रहे हैं। और देखिए 1.5 साल में इनको सफलता मिली। इसके पहले हमने आपको एक और स्टूडेंट से मिलाया था, उनकी भी तैयारी कुछ इसी तरह से कहानी थी, 1-1.5 साल की उनकी भी प्रिपरेशन थी। तो अगर आप मेहनत सही से कर रहे हैं और बिल्कुल एक सही रास्ते पर है तो गवर्नमेंट जॉब और कोई भी जॉब, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। और ऐसे में हम आपसे ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे, अपने गेस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल फोकस रहिए, तैयारी करिए। और इस बार के IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए हमारे कैरियर फ्लाइट पर भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और तब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।